हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं प्रत्येक वर्ष कुछ धांसू चीज़ लेकर के आप लोग के बीच उपस्थित होता हूं और इसी तरह मैं चाहता हूं कि हर एक वर्ष हर एक रिज़ल्ट का एक नया दक्षता आपके सामने दिखना चाहिए। मैं इस वर्ष भी आपके लिए एक किल साबित होने के लिए मैंने नुस्खा लेकर के आया हूँ, जो कि हर एक वर्ष का यह किल साबित होगा बिहार बोर्ड। मैं आप लोग को इस बात को बताने में ज़्यादातर खुशी होता है कि मेरा ये एक संस्थान 2009 से मैं चलाते आ रहा हूँ। इसमें जो भी छात्र छात्राएं सही तरह से पढ़े हैं उसका रिज़ल्ट चांद चूम लिया है। कहने का मतलब अपनी गांव और समाज और अपना प्रखंड नहीं, ज़िला लेवल तक उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। इसलिए मैं इन छात्र छात्राओं से ज़्यादातर मैं उम्मीद बनाकर रखना चाहूँगा कि अगर आप सही तरह से अगर पढ़ेंगे तो आपका भी रिज़ल्ट गगनचुम्बी होंगे। इसलिए मैं हर एक छात्रों को, हर एक पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को यही कहना चाहूँगा कि अब जो बचा हुआ टाइम है, इन बचे हुए टाइम में हम एक ऐसी तरह से हमको स्टडी करना है जो कि अब नहीं भूलना होगा और किसी दूसरे पर नहीं छोड़ना होगा। इन बचे हुए समय में हमको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करना होगा और इन्हीं बचे हुए टाइम के अंतर्गत मैं एक अच्छा सा रिज़ल्ट शो करूंगा। जानते ही हैं कि गांव समाज में रिज़ल्ट को लेकर के किस किस तरह से ताने को सुनना पड़ता है और कभी थोड़ा सा भी अपने बारे में कोई बुरा कह दे तो किस तरह लगता है। अगर आपको उतना बुरा लगता है तो आपके गुरुजनों को कितना बुरा लगता होगा कि मेरा विद्यार्थी पढ़ लिख करके भी कुछ सक्सेस नहीं हो पाया, कहीं अच्छा काम नहीं कर पाया, अच्छे पोस्ट पर नहीं रह पाए। तो थोड़ा सा लगता है, जब जब छात्र को देखते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि मेरा विद्यार्थी पढ़ लिख करके भी कुछ कर नहीं पा रहा है। तो थोड़ा खेद हमें भी होता है। अगर आपकी कुर्सी और ऊंचा होता है तो उससे ऊंचा मेरा हो जाता है। अगर आपका एक कुर्सी ऊंचा होता है तो मेरा डबल हो जाता है। गार्जियन आपके रिजल्ट से अगर खुश होते हैं तो हम आपको देख देख करके खुश होते हैं कि मेरा यह बच्चा है। जब भी आप किसी पोस्ट पर होते हैं, अच्छे काम पर आप होते हैं, तो हमको इतना खुशी मिलती है, इतना खुशी मिलती है कि हम ही फीलिंग कर सकते हैं और जितने भी हमारे शिक्षक है वो सबको जो फील होता है। और हम लोग जब आपस में वार्तालाप करते हैं तो बहुत खुशी आनंद महसूस होता है कि मेरा बच्चा आज इस फलना सेक्टर में गया है। तो मैं इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के एक ऐसा पावर पॉइंट लेकर के आया हूँ। मैं प्रत्येक दिन वर्ग दसम का मैथ का जो VVI सारा क्वेश्चन है, प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर से मैथ का, वर्ग 10th का, दसम का और जो इम्पोर्टेंट सारा है, मैं 1 से 1.5 महीना के अंतर्गत मैं पूरे बिहार बोर्ड का जो मैथ है उसका सारा सिलेबस आपको मैं दे दूंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। मैं एक सिलेबस के टाइप से और मैं एक एक करके सरल करूंगा, जो कि आपको कहीं भी तकलीफ नहीं होगी और बारीकी से आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छा से बनाना है, क्या बनाना है, कहाँ से बनाना है, किस तरह बनाना है। मैं प्रत्येक चैप्टर का शॉर्टली, जो कि आपको एक मोस्ट जिस प्रकार से बिहार बोर्ड में आपको बनाना है वह सारा चीज़ को लेकर के मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। और मैं प्रत्येक दिन कम से कम जो आपका है चैप्टर वाइज से जो जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो पूछे जाते हैं वह सारा चीज़ को लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। और मैं प्रत्येक दिन रहने का भी प्रयास करता हूँ और आप लोग को प्रत्येक दिन मेरा क्लास मिलेगा। इसलिए आप अपने मोबाइल से जहाँ से भी आप देख पा रहे हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटियों को दबा लीजिएगा, जिससे कारण मेरा हर एक आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलते हैं बच्चों, बिना देर किए हुए। जैसे कि हम बता दें कि आज हम लोग बिहार बोर्ड की जो 10वीं का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो सब विषय को रट लेते हैं, नहीं होता है तो जैसे भी हो जैसे तैसे कर लेते हैं। लेकिन मैथ ऐसा चीज़ हो जाता है कि मैथ माथा पे टेंशन सा लगने लगता है। तो इसी के लिए मैं लेकर के आया हूँ कि माथा पे टेंशन ना हो, उस चीज़ को बारीकी से 1 महीना जो हमारे पास समय बचा हुआ 2 महीने के अंतर्गत मैं इसको किस तरह से सही तरह से स्टडी करूँ जिसके कारण मेरा रिजल्ट सही हो बन पाए और सही बन पाए और सही देख सके। तो इसी बचे हुए समय के अंतर्गत में मैं आपके चैप्टर को, सारा चैप्टर को सही तरह से सॉल्यूशन करूंगा। चलते हैं बच्चों, बुक कोई हमको दीजिए भाई।
ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए मैं बात करता हूँ प्रश्नावली 1.1। ये होगा हम लोग का एनसीईआरटी बुक से, ठीक है, एनसीईआरटी बुक से होगा। और ये एनसीईआरटी बुक का जो है यही बुक से ज़्यादातर हम लोग का एग्ज़ाम में आता है। देखिए बहुत तरह का प्रकाशन का बुक है वर्ग दशम का, लेकिन बिहार बोर्ड जो है ज़्यादातर एनसीईआरटी पर ध्यान देती है। उससे ज़्यादातर आपका, आप देख रहे हैं कि अभी बीपीएससी का, यूपीएससी सब का जो एग्ज़ाम होता है, अब आपका ज़्यादातर एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन लाइन बाय लाइन से पढ़ करके निकाला जा रहा है। उसी बुक से निकाल करके एक नया ग्रंथ तैयार करा है और उसी बुक से ही आपका क्वेश्चन बनाया जा रहा है। तो हम एनसीईआरटी को ही सही तरह से अगर पढ़ लेते हैं तो आपको सही से हो जाएगा। ऐसे आपका केसी सिन्हा का मैथ है, लेकिन वो केसी सिन्हा का अभी आप लोग के पास टाइम नहीं है जो कि हम आपको बता सकेंगे, ठीक है। अभी आपको एग्ज़ाम के दृष्टि से दिखाएंगे, एग्ज़ाम के दृष्टि में क्या क्या आना चाहिए, कैसे आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसके अंतर्गत में इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो सिर्फ एचसीएफ से बारे में पढ़ेंगे। और एचसीएफ किसके समक्ष में भाई? यूक्लिड साहब के अंतर्गत में। तो यूक्लिड कौन थे? यूक्लिड हमारे गणितज्ञ थे और गणितज्ञ ने क्या दिया? नियम दिया था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का नियम। यूक्लिड साहब ने क्या दिया? एक नियम दिया था, उसी नियम के अंतर्गत हम लोग एचसीएफ को बनाएंगे। बचपन में हम लोग बहुत बार बनाए भी है, लेकिन उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए क्या है, यूक्लिड साहब ने क्वेश्चन पहले समझिए कि क्या दिया था। जैसे कि हमको को कह दिया कि यहाँ दे दिया 15 और यहाँ दे दिया 21 का एचसीएफ ज्ञात करें। ज्ञात करें किस विधि से भाई? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के नियम से ध्यान दीजिए। अगर इस तरह से कहे, यूक्लिड का जो नियम था यूक्लिड ने दिया था, आप लोग बचपन में ही पढ़े हैं, लेकिन इस चीज़ का नाम याद नहीं है कि ये यूक्लिड साहब थे। उन्होंने ही ये नियम को दिया है। इन्होंने दिया था भाग विधि का नियम। भाग विधि क्या है सर? तो आपको कुछ याद दिला दे, जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे क्लास 7-8 में सब में, तो माध्यक को हम लोग इसका मोसो ज्ञात करते थे। मोसो ज्ञात करते थे, जिसको हम लोग महत्तम समावर्तक के नाम से जानते थे। और कैसे भाई? एक ही नियम जानते थे जिसका नाम सीधा जानते थे भाग विधि द्वारा। क्या जानते थे? भाग विधि द्वारा। कैसे ज्ञात करते थे? तो इसमें ऐसे दे दिया ना, तो 15 और 21 दे देता था, तो सर सब हम लोग को पहले कैसे ऐसे करके दे देता, बनाओ, ये हुआ मोसो। ऐसे करके कॉपी में दे देता था और कहता था ये मोसो है और मोसो को बनाना। तो हम लोग ये नहीं जानते थे कि इसी नियम को क्या कहा है? यूक्लिड का नियम कहा है। इसको क्या कहा है? यूक्लिड का नियम कहा है। और यूक्लिड साहब ने क्या दिया? यूक्लिड साहब ने दिया है, देखिए, बोला है कि अगर भाज्य जो है वो भाज्य बराबर अगर निकालना पड़े तो यहाँ लिखना होता है भाजक गुना भागफल अजोर शेषफल। ये किसने दिया था? यही नियम दिया था यूक्लिड साहब ने। यही चीज़ को बताया था यूक्लिड साहब ने, इसी को हम लोग को बताया था। ठीक है, इतना तो चलता है और हम लोग भी जानते हैं। देखिए, तो हम लोग फटाफट करते हैं, ऐसे भाग देते हैं तो कितना बार में आता है? एक बार में आ जाता है। तो यहाँ आपने क्या दिया? 15, और यहाँ कितना हो गया? 6, फिर उतरा कितना? 15 उतरा, यहाँ देखिए, तो 6 दूना 12, उतरा कितना? यहाँ से 3, 6 और 3 दूना, तो जिससे कट जाता था हम लोग लिख देते थे, क्या लिखते थे? मो और सो और बराबर कितना लिख देते थे? क्या है? अच्छा, यहाँ पे ना 3 और 3 दूना 6, तो हम लोग क्या लिख देते थे भाई? 3, ऐसा लिख देते थे ना। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाता था? सर सब स दिया, हो गया सही। लेकिन यहाँ पर वर्ग दशम में जैसे आए तो इनके विधि पर बैठाइए, ये बोल रहा है हमको इस विधि द्वारा सरल करके दिखाइए। ये नहीं कीजिएगा, ये नहीं कीजिएगा। तब क्या बोला? इस विधि द्वारा हमको ज्ञात करना और इस विधि से हमको ज्ञात करके बताना। तो भाई फटाफट हम लोग करते हैं। देखिए क्या नियम था इसके अंतर्गत। सबसे पहले आपको यहाँ करना क्या होगा? यहाँ से लिखना होगा यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथ्म के नियम से। तो भाई क्या नियम था? सबसे पहले इन दोनों में देखना है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो फटाक से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 15 से बड़ा है कौन है भाई? 21। ये आप कर दिए। उसके बाद आपने क्या करते थे, अभी जस्ट हम लोग एक रफ बना लेते हैं, और उस जगह नहीं रफ बनाना है, कहीं ऐसा जगह रफ बनाना है सिर्फ उस जगह सिर्फ लिख सके, ठीक है। तो रफ जैसे बनाए थे तो आपको रफ बना करके एक तरफ में कैसे लिखना था, अभी जस्ट हम लोग बनाए थे ना, तो कैसे बनाए थे कि 15 से भाग दिए थे 21 में दिए थे। तो जिसमें भाग दिए थे और कितना बार में खिलाए थे, एक बार में 15 खिलाए थे, आपके पास 6 आ गया। आया ना? देखिए थोड़ा सा गौर से कि यहाँ मेरा क्या आ रहा है, ये जो चीज़ है ये क्या है, यह मेरा भाजक है। कौन है? भाजक है। और ये मेरा कौन है? शेष फल। और ये मेरा कौन है? भागफल। ऐसा है ना? जब ये भागफल है और हम लोग का रूल, और ये कौन है भाई? ये ही भाज्य है। क्या है ये? भाज्य है। तो ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल और ये शेषफल। तब देखिए क्या नियम दिया, तब हम अभी तुरंत जानते हैं। तो यहाँ नियम का अनुसार क्या था कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल अजोर शेष फल। ऐसा नियम था। तो सबसे पहले हमने किसको बनाया? भाज्य। इसको बनाया है भाज्य। तो मैंने यहाँ क्या लिखा? 21। क्या लिखा? 21। 21 को मैंने भाग दिया किससे? तो ये मेरा क्या हो गया? भाजक। तो यहाँ लिखूंगा 15 अगुना भागफल कितना आया है? 1। और शेषफल कितना आया है? 6। तो यहाँ 6। ओके। अब देखिए फिर एक नया स्टेप आता है। इस जगह से नया स्टेप आता है क्या भाई? तो इस जगह से 15 जो है मेरा वो क्या हो जाता है? जो मेरा भाजक था वही कौन बन गया? जो भाजक था वह मेरा क्या बन गया? भाज्य बन गया। तो यहाँ 15 क्या हो गया मेरे लिए? भाज्य हो गया। तो अब 15 बराबर लिखना है। तो हमको यहाँ कितना बराबर लिखना है? 15 बराबर। और किससे खिला रहे हैं? जो मेरा शेषफल था उसी से खिला रहे हैं। तो कितना बार में खा रहा भाई? 2 बार में। तो 2 बार में खाया तो कितना आया? 12। अब इसमें आपको कटाते हैं तो कितना हो जाता है? अब आपके पास देखिए क्या हुआ? 15 बराबर 6 गुना 2 और जोड़ 3। तो आपके पास क्या हो गया? 6 मल्टीपल 2 प्लस 3। अब देखिए सर एक एक करके सब पूरा। देखिए 21 कैसे हुआ? 15 1 15 15 6 21, 6 2 12 और 3 15 पूरा है ना। अब फिर साइंटिस्ट ने देखिए क्या किया, फिर आगे स्टेप बढ़ाया। जैसे आगे स्टेप बढ़ाया तो किसको उतारे आप? 6 को। जैसे आप नया इधर से जैसे करते हैं वही किए हैं। तो आपके कितना बार में खिलाना पड़ गया? 2 बार में। तो आप यहाँ पर दिए कितना? 2 और यहाँ क्या लिखे? 6 और कट गया। तो आपके पास क्या हुआ? 6 जो मेरा क्या हो गया? भाज्य। और ये मेरा भाजक और ये भागफल और नीचे शेषफल। अर्थात आपके पास क्या आया? 6। यही ना आया? 6 बराबर किससे खिलाया है भाई? 3 गुना 2 और यही ना आया? अब आप देखिए थोड़ा सा कि जिससे आपका 0 आ जाए। तो किससे आया है 0? 3 से आया है 0। तो आपको लिखना होता है, क्या लिखना होता है कि 21, 15 का HCF जो है वो कितना है भाई? कितना है? आंसर। क्या इस तरह से सवाल नहीं बनेगा? चाहे वो कितना भी बड़ा हो, इससे सवाल नहीं बनेगा? बन सकता है आराम से। तो आपको अपने प्रश्नावली 1.1 का पहला नंबर सवाल में कुछ सवाल दिया गया है। कुछ सवाल दिया, 3 सवाल दिया गया है। तीनों सवाल को इसी ढंग से बनाना है। कहीं भी आपका दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको इसी ढंग से तीनों सवाल बना देना। ओके। अब चलते हैं हम आगे प्रश्न की ओर। जो एग्जाम के दृष्टि से है वही बताएंगे। एक एक करके जो सब्जेक्ट को मतलब प्रश्न को सरल करना बहुत जटिल है, लेकिन जो आपका एग्जाम के दृष्टि से बार बार पूछा जाता है जैसा जैसा क्वेश्चन, मैं उसको बताने जा रहा हूँ। ठीक है। और आज जो है चैप्टर वाइज का 1.1 है और इसमें जो बार बार क्वेश्चन पूछा गया है मैं बता रहा हूँ। तो पहला नंबर का क्वेश्चन का जो आप देख पा रहे हैं, पहला नंबर क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट है वो पहला नंबर का पहला ही क्वेश्चन है। पहला नंबर का पहला क्वेश्चन और तीसरा नंबर क्वेश्चन बार बार पूछा गया।
प्रश्नावली 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन और तीसरा नंबर क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है। 1.1 का पहला का 1 नंबर और 3 नंबर ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैं आपको बता दिया हूँ, ज़्यादातर आपको गौर करना इन सवालों पर। ओके, ये 1 नंबर का कहानी रहा। अब हम लोग आगे की चलते हैं। चलिए बात करते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर का हम लोग का एग्ज़ाम में कभी नहीं दिया है। एडवांस जब मैथ पढ़ते हैं ना तो वो उस सब में आया है, लेकिन हम टाइम नहीं लेंगे उस सब में। जो कि होता क्या है कि आप उसमें टाइम मतलब इन्वॉल्व कर दीजिए और इन्वॉल्व करने के बाद टाइम बीतता जाएगा, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। ठीक है, मैं तीसरा नंबर का बात करूँगा। तीसरा नंबर में दिया है, देखिए क्या कहा है कि किसी परेड जब जानते हैं ना कि आपका जो प्रेयर वो सब होता है, आर्मी का छावनी सब, उसी का परेड के बारे में बता रहा है कि सदस्य वाली एक सेना का जो कि टुकड़ी को 32 सदस्य वाले आर्मी के बैच के पीछे मार्च करा रहा है। मार्च करने का मतलब वो जो आप करवाता है ना पीटी की तरह, वो मार्च करवा रहा है। ठीक है, जो कि दोनों समूह को समान संख्या में स्तंभ में मार्च कराता है, तो इनका अधिकतम संख्या कितने? कहने का मतलब सैनिकों की जो संख्या का क्रम है वो 616 है, 616 है, और एक क्या है 32 का है, और वे प्रत्येक में चाहता है कि वो आदमी मार्च कर सके। तो जब इसका महत्तम पूछता है तो आपका समझ में ही आ गया होगा अधिकतम का महत्तम, तो इन दोनों का क्या निकल जाएगा? महत्तम निकलेगा, मोसो निकलेगा। ये एग्जाम में कभी नहीं पूछा है सवाल, याद रखिएगा। ये भी सवाल नहीं पूछा है, लेकिन इस तरह का टाइप का सवाल आ गया है, लेकिन ये सवाल नहीं पूछा है। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल नहीं पूछा है, लेकिन इस तरह का टाइप का क्वेश्चन पूछा है। टाइप का क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा है। याद रखने का बात यह है जो कि बच्चा को एक सवाल बन जाना चाहिए, जिनके कारण उसका और सवाल बन जाना चाहिए। तो इन दोनों का इस तरह का जब भी सवाल पूछे तो अधिकतम की बात जब भी आए तो उसके लिए हम लोग क्या निकाल देंगे? HCF का प्रयोग करेंगे। HCF का प्रयोग करेंगे कि कितने सैनिक इसमें इन्वॉल्व कर हो सकते हैं 32 के सदस्य वाले, तो आपका क्या निकाल देना है? HCF निकाल देना है। ये तीसरा था। चौथा नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। चौथा प्रश्न को आप अपने स्कूल सबके टेस्ट में ज़्यादातर आता है। चौथा नंबर प्रश्न को हम बताते हैं। देखिए चौथा क्या कहता है। इस प्रश्नावली में आपके कितने सवाल हैं? टोटल 5 ही सवाल है, जिसमें कि हम चौथा नंबर सवाल पर आ चुके हैं। चौथा नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में हो जाता है। ये हमको बताना है। ये बताना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया कोई पूर्णांक है, ठीक है, इसी पूर्णांक को आपको बताना है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमियका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ऐसा हमको ये कह रहा है। ठीक है, तो चलते हैं, देखिए क्या कहा है। अगर इस प्रकार से धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग को लिखने कह रहा है, देखिए 2 तरफ से टाइप का सवाल आता है, एक घन आएगा या तो वर्ग आएगा। किसी धनात्मक पूर्णांक को कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक है और उसको वर्ग को हम क्या ये लिख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं कि क्या लिख सकते हैं। तो अगर आप क्या करते हैं, हम इसी पूर्णांक को मान लेते हैं। ठीक है, मान करके हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो लिखने के लिए कुछ शब्द होते हैं मेरे पास, वो शब्द को लिख लीजिएगा। यहाँ पर लिखना होता है कि माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह जो है किस रूप में आप लिख सकते हैं? 3q, 3q+1 के रूप में लिखा जा
सकता है। चलिए, अगर मैं इसको ले लिया, मैंने मान लिया कि माना कि कोई x धनात्मक पूर्णांक है, तब इस पूर्णांक को हम इस रूप में लिखेंगे, तब मैं इस पूर्णांक को इस रूप में लिखूंगा, तब क्या होगा आगे। तब देखिए क्या है, जब आपने मान लिया और वहाँ सवाल में कह रहा है कि इसका पूर्णांक का क्या होना चाहिए, वर्ग। क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए। तब देखिए यहाँ पर यहाँ लिखूंगा सबसे पहले प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, x के लिए मेरे पास क्या है 3q होना चाहिए, और कह रहा है कि वर्ग होना चाहिए, धनात्मक का वर्ग। तो मैं इसका वर्ग करता हूं तो देखिए क्या आता है, दोनों का अगर मैं वर्ग करता हूं तो यहां पहले लिखना होगा दोनों तरफ वर्ग करने पर। जैसे मैं लिखा, अच्छा से लिख देता हूं, कहे कि आप ही लोग सिर्फ नहीं देखिएगा ना। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो x का क्या होगा स्क्वायर, और 3q का भी क्या होगा। तो इधर क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। अब आप इसको और कुछ लिख सकते हैं, 3 गुना 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपने क्या किया है, एक्स स्क्वायर 3 और इतना टा को आपने क्या मान के रखे हुए हैं भाई, पूर्णांक माने हुए। तो आपने यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ m लिख दीजिएगा और यहाँ लिखिएगा जहां m एक क्या हो गया, पूर्णांक है, पूर्णांक है। तब आप क्या कहिएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 3m। समीकरण लिख सकते हैं, क्योंकि आपने इसी को मान लिया क्या है, m। क्या मान लिया है, m, अर्थात m जहां क्या है, एक पूर्णांक संख्या कोई है। चलिए बात करते हैं आगे की ओर। तब आपके पास पुनः दूसरा करके देखते हैं क्या इसके बराबर से पूरता है। तो देखते हैं सर करके पुनः कि x बराबर अब मेरे पास 3q प्लस क्या आ जाएगा, और दोनों तरफ इसमें क्या करना है, जब करते हैं तो x बराबर 3q प्लस 1, इसका भी वर्ग हो जाएगा और इसका भी वर्ग हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब आप कुछ देखिएगा इस जगह से, थोड़ा नहीं है जगह तो इधर देखिए, एक्स स्क्वायर बराबर इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 3q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 प्लस 1। अब इसको हमको पूर्णांक मान लेना है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहां m क्या है आपके पास, एक पूर्णांक है। तो आप क्या कहेंगे भाई, एक्स स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 बराबर समीकरण सेकेंड। तो देखिए आपके बुक में कह रहा है कि धनात्मक संख्याओं के वर्ग को इस रूप में लिखा जा सकता है। तो क्या देखिए लिखा जा सक रहा है, तो आप यहां लिखेंगे, क्या लिखा जा रहा है। तो आप देखिए आप इस चीज को क्या लिखिएगा, लिखेंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों को क्या लिखना होगा, हम इसे थोड़ा सा लिख देते हैं, किसी नए समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से हमें प्राप्त होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3m, 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता। क्या तकलीफ सर, इस तरह से आपको सवाल है और सवाल को आपने प्रूव्ड भी कर दिया। इसने पूछा था क्या आप इस तरह लिख सकते हैं, तो मैंने करके देखा तो लगा कि क्या हाँ लिख सकते। क्या आपका इस तरह रूप में नहीं आया, आपको कहा भी था कि क्या 3m, 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को। तो मैंने देखा यस, इसके रूप में क्या कर जा रहा है, लिखा जा सकता है। अर्थात ये आपका चौथा नंबर का जो क्वेश्चन था वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ।
आपको इस तरह से कहीं भी सवाल आएगा पूरा डन, कहीं तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब आता है पचमा। इसी तरह सेम टू सेम है पचमा में। आप इसको सिर्फ यहाँ तक रहने दीजिएगा, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर रहने दीजिएगा आप। पचमा नंबर में यहाँ पर रहने दीजिएगा इतना लिखने के बाद, और सिर्फ यहाँ दोनों तरफ आपने क्या किया है, वर्ग ना किए हैं। उसमें पूछा है घन को किस रूप में लिखने के लिए। घन को उन्होंने बोला है, घन को यहाँ लिखने के लिए उन्होंने क्या भाई 9m, क्या लिखा है 9m, दूसरा लिखा है 9m+1। इस रूप में घन का, ये घन है, घन को लिखने कहा था। अब पहले किसको कहा था, वर्ग को। तो वर्ग को इस रूप में और घन को इस रूप में। अगर हम दोनों तरफ क्या कर दें, दोनों तरफ वर्ग नहीं लिख करके अब यहाँ क्या लिखना होगा, घन करने पर। जैसे घन करेंगे तो यहाँ कितना का क्यूब चढ़ेगा, क्यूब चढ़ जाएगा। तो देखिए जब इस तरह लिखिएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा हो। अब आपके पास यहाँ कितना हुआ 9, अरे 9 तिया 27, यहाँ क्या हो जाएगा क्यूब। अब आप इसको यहाँ क्या लिखिएगा देखिए तो, और आपके पास यहाँ क्या हो गया, आप इसको आप क्या लिख दिए, अब देखिए एक पूर्णांक तो आ गया मेरा। अब दूसरा तरफ इस तरफ चलते, इधर थोड़ा सा सरल करना पड़ जाएगा। तो कैसे सर, यहाँ तक तो आपका ठीक ही रहेगा, यहाँ पर सिर्फ क्या लिखना होगा भाई, घन। तो यहाँ पर घन, यहाँ पर भी घन। अब इधर मिटाना पड़ जाएगा। चलिए भाई देखिए कहाँ हैं हम लोग। अब इस पर घन हो गया है तो आप क्या कहेंगे, XQ बराबर 3Q का AQ प्लस BQ प्लस 3A, 3Q नहीं I इंटू B, B कौन है 1, I इंटू A प्लस B, तो 3Q A प्लस 1। अब आपको इसको सरल करना होता है तो AQ बराबर 27Q हो जाएगा, A प्लस 1 प्लस 3 3 9 Q, दोनों 99 तरह लगने लगता है ना रे, और यहाँ 3Q A प्लस 1। अब आप XQ बराबर 27Q A प्लस 1 प्लस 9 तिया 27 Q स्क्वायर A प्लस 9Q। ऐसा होता है क्या। अब जात को एक तरफ करना होगा, घात वाला को सजाना होगा, तो XQ बराबर आपके पास क्या आया 27Q A प्लस 27 स्क्वायर प्लस 9Q प्लस 1। इस तरह आ रहा है क्या। अब आप इसमें देखिए कुछ कॉमन है, 9 सभी में है, तो आपने क्या किया XQ बराबर 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 3Q स्क्वायर प्लस इसमें क्या हो जाएगा 3Q स्क्वायर, और इसमें क्या हो जाएगा सिर्फ Q हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ 1। अब इतना टाको आपने क्या कर रखे हैं, पूर्णांक मान सकते हैं। तो XQ बराबर 9m A प्लस 1, जहाँ m क्या है, एक m पूर्णांक है। तो भाई आप XQ अब बराबर 9m प्लस 1, समीकरण क्या हो गया। क्या दिक्कत है, जब दिक्कत नहीं है तो सेम टू सेम यहाँ भी बात होगा कि समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से हमें यह प्राप्त होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक के घन को किसको लिखना होगा, घन को यहाँ पे लिखना होगा 9m और यहाँ भी लिखना होगा 9m के रूप में लिखा जा। क्या तकलीफ है। तो इस रूप में आपका टोटल जितना भी सवाल आए, इस तरह से टोटल सवाल को आपको बनाना होगा। कहीं भी इस तरह का सवाल देगा, और बिहार बोर्ड इसी टाइप का सवाल दे देता है। बिहार बोर्ड में इसी तरह का टाइटल का सवाल देता है, लेकिन ये भी जो है अक्सर सवाल नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा। ये भी सवाल अक्सर सवाल नहीं दिया है, लेकिन ये सब स्कूल के जितने भी टेस्ट होता है ना, वो सब टेस्ट में आते रहता है ये सब सवाल। लेकिन जानना है, ज़्यादातर आते रहता है। अब तो स्कूल सब तो जानिए रहा है कि नया अपडेट दिया है कि हर एक महीने में एग्ज़ाम है, हर एक महीने में है, तो कौन सा क्वेश्चन देगा, तो किताबें से ना देगा। तो किताब का हम लोग बना लिए हैं, तो भाई दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ को मैंने बता दिया कि आपको उसमें भी बनाना होगा। नहीं, क्योंकि आप मैथ जानते हैं, मैथ बना पा रहे हैं, इसलिए मैंने इसको भी बता दिया। ठीक है।
बात करते हैं कि यहाँ तक आने के बाद हम मेरा प्रश्नावली ये जो है 1.1 का जो वीवीआई क्वेश्चन होता है वो सारा मैंने इसको बता दिया। आपका जो वीवीआई क्वेश्चन है वो देखिए मैंने लिख देता हूँ यहाँ पर। जो इस चैप्टर का जो है 1 नंबर का जो था वो 1 और 3 था, और अगला है 4 और 5। ये सब क्वेश्चन बार बार आपको पूछ लेता है, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट है वो देखते चलिएगा, ठीक है। मैं इस चैप्टर का जो सार था, मेन बात था, मैंने क्लियर किया वो 1.1 में। क्या और चलने दें? और चलने दें? और एक 1.2 भी हटा देते हैं, क्या दिक्कत होगा? कम से कम एक दिन में 2 चैप्टर होगा तब ना जल्दी ख़त्म होगा। हाँ, आप कहोगे कि सर बस रहने दीजिए, के चैप्टर में तो होगा। और एक ही छी लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं। जैसे 1.1 ख़त्म होने के बाद हम लोग प्रश्नावली 1.2 में प्रवेश करते हैं। प्रश्नावली जो है हम लोग का जो एक्सरसाइज 1.2, ठीक है, इसमें जो आपका वीवीआई है वो सारा प्रश्न और इसमें कहना क्या चाहते हैं उन सारे प्रश्नों को लेकर के हम लोग आपके बीच उपस्थित हैं। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको क्या करना है? खाली खंडन करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। सवाल दिए रहे होंगे, क्लास 7 में आप पढ़े होंगे, 6 में पढ़े होंगे और 8 में भी पढ़े होंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य पहले होता क्या है, भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है। भाज्य होता है कि वैसी सारी संख्याएं जो कि क्या होनी चाहिए, किसी दूसरे भी संख्या से भाग लग सके। वैसी सारी संख्या जो किसी दूसरे संख्याओं से भी भाग लग सके वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन अभाज्य संख्या की क्या होती है? अभाज्य संख्या कहने का मतलब है कि वैसी सारी संख्याएं जिसमें सिर्फ अपने से भाग लगेगा। अपने कहने का मतलब यदि वह 7 है तो 7 से भाग लगेगा और 1 से भाग लगेगा। यदि वह 5 है तो 5 से भाग लगेगा और 1 से लगेगा। इस तरह की संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। और यहाँ कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, खाली अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल करना है और सिर्फ उसका खंडन करना है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह का सवाल देगा। तो इस चैप्टर का जो पहला नंबर क्वेश्चन है इसी तरह का कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो टाइटल है इस प्रकार से रहेगा, जैसे कि हमको कहा दिया कि 120 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड का व्यापक रूप करें या व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड व्यक्त कीजिए। इसका 140 का या 120 का कुछ भी दे देगा, तो उसको हमको व्यक्त करने के लिए अगर कहा तो सबसे पहले हमको एक तरफ रफ तैयार कर लेना। रफ तैयार कर लिए और रफ तैयार करने के बाद इसका फैक्टर जो कि आप निकालते हैं ना इस तरह से लघुत्तम की तरह, तो भाई 120 लिखे तो 120 के लिए कितना से 60 से, फिर इसको 30 से, फिर इससे 15 से, फिर 3 से, 5 से, फिर 5 को 1। कोई दिक्कत? चलिए सर, अब आपके पास तैयार हो चुका है। क्या तैयार हो चुका है कि 120 बराबर 1 2 3 3 आ गया है, तो आप 2 पे पावर कितना देंगे? 3। अब ये क्या हुआ है? 1 है, तो आप 3 पे पावर 1 देंगे। फिर 5 है तो 5 पे पावर 1 है। ये आपका इसका व्यक्त हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से दिया है पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट है वो पहला क्वेश्चन है। 1 नंबर पूछा गया है और 2 नंबर पूछा गया है और 3 नंबर पूछा गया है। मतलब बार बार एग्जाम में 1 नंबर इस तरह के सवाल का 1.1 का 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर जो है वह बार बार एग्जाम में आया हुआ है। ये बार बार एग्जाम में पूछ लेता है इस तरह के सवाल को और आपके प्रश्नावली में दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो है इम्पोर्टेंट, आप एक प्रश्न को आपने हल कर लिया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दूसरा नंबर प्रश्न में कहता है कि दो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म
युग्म दिए गए हैं जिसका HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। उन्होंने हमको पूछा है, क्या पूछा है वो देखिए। बोला कि दो गो संख्या का युग्म है, दो संख्याओं का युग्म है, दोनों का जो गुणनफल होगा वह दोनों का गुणनफल जो होगा उनके HCF और LCM के गुणों के बराबर होंगे। ये हमको बताना चाहते हैं। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से है, एक तरफ से हमको दिया है 28 मान लिया जाए और एक तरफ से हमको दे दिया 30। इस तरह का कोई दो गो संख्या है और दोनों संख्याओं का युग्म, युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, युग्म का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। तो इस तरह का जोड़ा सवाल अगर दिया जाए और इन्हीं सवालों को आपको ज्ञात करने कहे तो आप इसके बीच संबंध जो आपको बोला कि HCF और LCM है, तो देखिए क्या है। तो सबसे पहले इसका HCF और LCM निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं वो देखिए। तो आपका एक तरफ से रफ किया हुआ है, तो जब रफ किया हुआ है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो बड़ा है उसको आसान से कर लीजिए, जो कि आपको मिलाने में बनेगा। तो 2 का करते हैं तो 2 से करते हैं तो 15 हो जाता है। अरे 15 हुआ और 3 और फिर 5 हो गया, तो 3 दूना 6, 6 पंचे 30। तो आपको फटाक से करना क्या है, 30 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 लिख दिए। उसके बाद कितना है सर आपके पास? 28। कितना है? 28 है। तो 28 को करते तो 2, इधर कितना हो गया? 2 और फिर क्या हो गया? 7। 7 चौके 28 हो जाएगा। तो आपने 28 का कर दिए, तो 28 का किए तो क्या हुआ? 2 अगुना 2 अगुना 7। अब इन दोनों के बीच में कौन आया है? जो कि दोनों में है, तो दोनों में 2 है। तो इसके लिए आपका क्या हो गया, यहाँ लिखना होगा कि 30,28 का HCF जो है मेरे पास कितना आ गया है? 2 है। और यहाँ पर लिखना है अब LCM के लिए। तब LCM के लिए आपको सूत्र पता होगा। सूत्र क्या पता है सर? हम जानते हैं कि यदि संख्याओं का युग्म वाली रहे, अगर जोड़ा वाला रहे तो उनका सूत्र क्या है वह देखिए। इनका सूत्र यह है कि LCM के लिए आपको क्या था भाई? LCM के लिए था कि A गुना B अब बटे A, B का HCF, ऐसा था ना। तो आप LCM बराबर अगर निकालते हैं तो एक संख्या कितना है आपके पास? 28 है और दूसरा संख्या कितना है? 30 है। और दोनों का HCF कितना आया हुआ है सर? 2। जब आपने इसको निकालते हैं तो आपके पास कितना हुआ? 14 और 14 42। LCM का मान कितना आया? 420। कितना आ गया? 420। अगर इस तरह से आपका HCF और LCM पता हो गया, HCF और LCM पता हो गया, और इन्होंने पूछा था कि जांच करके दिखाइए कि यह कहाँ तक आपका संबंध जो है सत्य है, ये संबंध जो है इन दोनों के बीच क्या है? सत्य है। तो इनके लिए आपको क्या करना होगा? जांच। क्या करना होगा? जांच। तो जांच के लिए हमें आते हैं, तो यहाँ देखिए जांच के लिए क्या होगा, तो हम लिखेंगे कि एक संख्या अगुना दूसरी संख्या अब बराबर HCF अगुना LCM। तो एक संख्या का मान कितना है और दूसरी संख्या कितना है? और इधर से देखिए तो HCF कितना है और इधर से कितना है? LCM। अब देखिए 28 तिया करोगे तो कितना होगा? 840 आ रहा है। अरे 8 तिया 24 करी 2 4 बाकी चल 2 और 3 दूना 6 2 8 0 करी 0 और इधर 42 दूना 84 और 0। क्या दोनों बराबर है? आप लिखेंगे सत्यापित, अर्थात यहाँ ऐसे नहीं लिख करके यहाँ लिखना होगा LHS बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड RHS। समझ में आया? इस तरह से लिखने के बाद आपका सवाल जो है पूरा कंप्लीट होता है। तो इस तरह के सवाल आपका 2 नंबर में है, और 2 नंबर का जो पूछा गया सवाल है वो बताते हैं। 2 नंबर का तीनों सवाल बार बार पूछा गया है। तीनों सवाल 2 नंबर का जो है, तीनों सवाल, पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल, ये VVI है। ध्यान दीजिएगा, पूरा VVI है। ये तीनों सवाल को बार बार किसी भी ना किसी एग्जाम में पूछ लिया, चाहे आपका स्कूल का टेस्ट हो या आपका फाइनल एग्जाम है, तो ये आपका एनुअल एग्जाम के लिए भी ये नेसेसरी है। ठीक है, ये तीनों सवाल आपका, जो तीनों सवाल आपको पता ही है कि आपके बुक में दिया गया है। क्या क्या है भाई? 26,91 वाला और 510, 92 वाला, और कौन है भाई? 336, 54। ये जो है आपका 1 2 ये 3,
ये तीनों सवाल को बार बार ये सब तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन इसका। तीसरा नंबर इसका क्वेश्चन देखिए, पूरा इजली है और आसान है और बार बार भी पूछा जाता है इस तरह के सवालों को। देखिए भाई, तीसरा नंबर क्या सवाल है? तीसरा नंबर सवाल है कि आवाज़ गुणनखंड विधि द्वारा ये निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, और ये आपको संख्या दिए गए रहेंगे और इन्हीं दिए गए संख्याओं के साथ से आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने सिर्फ बोला है। तो कैसे कैसे सवाल है भाई? तो आपका सवाल कुछ भी रहे, हम एक एग्जाम्पल दे देंगे तो आप बना लीजिएगा। ओके, मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूँगा। जैसे 18 है, 20 है और 35 है, कुछ इस तरह से। चलो भाई, इसको कर दिए 60 है, इसी तरह कुछ दे दिया। इस तरह से सवाल आपको दिया रहेगा। ठीक है, इसी तरह सवाल अगर दिए रहेंगे, इसी सवालों से आपको क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है। दोनों ज्ञात करना है, और वो भी किस विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा, आवाज़ गुणनखंड विधि द्वारा। तो जैसे ही करेंगे तो आपके पास एक रफ होनी चाहिए। तो रफ होनी चाहिए, तो सबसे बड़ा जो है उसको खंड करते चलिए। तो 60 का भाई कर दिए, 60 का कर दिए। फिर कौन है भाई? 20 है, 20 का कर दिए। उसके बाद कौन है भाई? 18 है, तो 18 का आप कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 60 का करते हैं तो 2 30 हो गया, 2 15 हो गया, और 3 5 हो गया। अब 5 हो गया तो 1 हो गया। 2 कर दिए तो 10 हो गया, 2 कर दिए तो 5 हो गया, 5 कर दिए तो 1 हो गया। ये तो दिख नहीं रहा होगा हमको लगता है, दिख रहा था। 18 है तो यहाँ 2 आया, 2 आया 9, 3 आया 3, 3 आया तो 1। ऐसा सारा मेरे पास डाटा है। तो भाई 60 का डाटा क्या चला मेरे पास? तो भाई का गो भाई 2 गो है, तो 2 अगुना 2 अगुना 3 अगुना 5, यही था ना रे? और नीचे वाला में चलिए, इसके बाद 20 था तो कितना चला? 2 गुना 2 अगुना 3, अच्छा 5, और 18 है ना, 2 गुना 3 गुना 3, ऐसा था। अब आपने देखा कि एचसीएफ का क्या था डाटा इसके पास? एचसीएफ के लिए डाटा के लिए आपके पास क्या था? तो सबसे पहले मैंने देखा था कि नीचे का ये दोनों क्या था? कॉमन आ रहा था। ऐसा कॉमन आ रहा है ना, तो आपके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 60 20 18 का एचसीएफ, और कोई आ रहा है क्या? देखिए तो नहीं आ रहा है ना, तो आप लिख दीजिएगा एचसीएफ कितना आया? 2। ऐसा नहीं गलती करना, 1 2 3 ठो है तो 3 ठो दे दीजिएगा। जो तीनों में कॉमन है वही आपका आंसर है। तो तीनों में कॉमन मेरा 2 था, तो सिर्फ इसका एचसीएफ कितना हो गया? 2 हो गया। अब देखिए यहाँ तक लिखने के बाद आप इसको क्या लिख दीजिएगा? एचसीएफ का आंसर सिर्फ आया है। अब आपको लिखना है एलसीएम के लिए। एलसीएम के लिए, तो एलसीएम के लिए पहले 60 का डाटा, 20 का डाटा और 18 का डाटा चाहिए। तो डाटा तैयार करते हैं तो 1 2 को चाहिए, तो 2 पे पावर 2, और इसमें 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1। इसके लिए भाई 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 1। इसके लिए क्या था भाई? 2 पे पावर 1 और 3 पे पावर 2। ऐसा सारा डाटा है। तो इसमें करना क्या होता है कि इन संख्याओं में इस प्रकार जो जितना भी आएगा, एक आइडिया है, दिमाग लगा कर रखोगे तो इस तरह बच्चा बहुत गलती करता है, और यही जगह जाकर गलती करते हैं कि उसका एलसीएम ही नहीं निकल पाता। इधर तो बना लेता है लेकिन यहाँ आकर के गलत हो जाता है, और कैसे गलत होता है उसको पकड़ने के लिए हम बताते हैं, और आज के बाद से गलत नहीं होगा। सबसे पहले यह पता लगाइए कि इन संख्याओं में कौन कौन टीम में भाग ले रहा है, कौन कौन टीम में भाग ले रहा है। तो भाई 2 ले रहा है, 3 ले रहा है, 5 ले रहा है, और कोई है नहीं है ना। और जो सबसे बेसी है उसको ले लेना। सबसे बेसी मतलब क्या सर? 2 का सबसे बड़ा पावर कौन है? 2 है, 2 ले लिए। 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है? 2 ले लिए। 5 का सबसे बड़ा पावर क्या है? 1 है, ले लिए। बस आपका ये क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो 2 दूना 4 और 3 तिया 9 और गुना 5, तो कितना हो गया? 45, 9 4 5 20 और 20 9 समझ में आया? समझ में आया ना? बस इसी तरह का सवाल आते रहता है। और इसका जो वीवीआई पॉइंट है वो वीवीआई पॉइंट है 1 नंबर और 3 नंबर। इसका जो वीवीआई पॉइंट है, तीसरा का जो वीवीआई पॉइंट है वो 1 नंबर और
3 नंबर प्रश्न को ज़्यादातर पूछा गया है। 1 और 3 ये ज़्यादातर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें 1 और 3 नंबर क्वेश्चन बार बार आता है, आते ही रहता है। चलिए इस प्रकार से अगला क्वेश्चन आता है आपके पास चौथा नंबर क्वेश्चन। इस प्रश्नावली के 1.2 का जो चौथा नंबर क्वेश्चन है इस प्रकार से आप समझेंगे। तीसरा में कोई दिक्कत हुआ किसी को? नहीं दिक्कत है तो चौथा चले। चौथा नंबर में हमको सवाल में इसी तरह का क्वेश्चन देगा। देखिए क्या है चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या देगा, जैसे कि अभी जस्ट हम लोग एक उदाहरण लिए और उसमें आपको क्या कर देगा, 2 संख्याओं का HCF दिया रहेगा और LCM पूछ लेगा तो नहीं बना पाइएगा। संख्या दिया रहेगा और इसी संख्याओं का HCF दिया रहेगा तो आपसे क्या पूछ लेगा, LCM। जैसे अभी तुरंत देखिए, जैसे हमको क्या कह दिया 5,7 ऐसे करके ऐसे यहाँ लिख देगा HCF बराबर 1 तो 7 LCM 5,7 बराबर हुआ 8 तो नहीं बना पाइएगा आप। बहुत आसान है। कैसे आसान है वो देखिए। तो हम क्या जानेंगे सबसे पहले भाई, LCM बराबर A गुना B बटे A B का HCF। तो भाई LCM तो A गुना B तो मतलब 5 गुना 7 और इसका HCF तो HCF कितना दिया हो 1 तो 5 हुआ। तो LCM के लिए मान कितना हो गया 7 बचे। क्या इसको आप भूल जाइएगा। ये सबसे अधिक बार 2011 से लेकर के 2023 में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल इस चैप्टर का रहा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला 2011 से लेकर 2023 तक का इस चैप्टर का पावरफुल सवाल इसी तरह का आता है। और इसी तरह का हर एक कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें कि आपका ये सब नहीं पूछता है। इस तरह का क्वेश्चन पूछ ही लेता है। अब यही नहीं पूछता, इसी टाइप का पूछता है। इसका टाइप का सवाल आपके बुक में है। आपका बुक का देखिएगा, हम सिर्फ आपको बेस बता रहे हैं। हम आपको सिर्फ बेस बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि सर जो बता रहा है बुक से एक को नहीं मिल रहा है, ऐसा बात नहीं है। मैं सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट उसके साथ बता रहा हूँ कि आप अगर हम बना देंगे ना तो आप क्या कीजिएगा, एक एक करके देख देख करके छाप दीजिएगा। ऐसा नहीं है। मैंने आपको सिलेबस दिया है, सिलेबस से समझा रहे हैं। मैंने इसी का बेस पर सवाल बता रहे हैं। आप इसको देखने के बाद अपना सिलेबस को पूरा क्लियर करके बना सकेंगे। इसलिए मैंने इस सवाल को इस तरह से बनाया। अगर आपका चैप्टर का बना देंगे तो आप 40 टर्म गाइड भी खरीद सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। आपका बुक का ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं कि आपको एक और से बना देता है। ठीक है, जो ध्यान देना चाहिए वो सब छोड़िए, आगे आपको बना देंगे। हम तो सिलेबस सिर्फ समझा दिए, आप इस चैप्टर को अच्छे ढंग से बना लीजिएगा। ठीक है, ये चौथा सवाल रहा। आगे चलते हैं। देखिए अब आता है आपके पास 5वां नंबर प्रश्न। 5वां भी आपके सवाल कभी नहीं एग्जाम में पूछे हैं। छठा का बात रहता है तो छठा भी आपका एग्जाम में कभी नहीं पूछे हैं। बात आता है 7वां नंबर। 7वां नंबर का ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है। जो आपका प्रश्न आता है 7वां नंबर, 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसको गौर से देखिए। 7 नंबर जो प्रश्न है इसको थोड़ा सा देखिए। ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लेता है कि कोई 3 धावक है। देखिए कोई 3 धावक है। एक धावक का नाम A है, दूसरा धावक B है, तीसरा धावक C है। ये फलना चाल से चल रहा है, ये चिल्ला चाल से चल रहा है। कुछ दे देगा आपको और ये 6 दे देगा। तो कहेगा ये फलना चाल से जो चल रहा है तो बताइए कि यह कभी ना कभी एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे से समीप आता होगा। कभी ना कभी एक दूसरे से क्या होता होगा, समीप आता होगा। या तो फिर ये कहिए कि वह कभी ना कभी एक पथ पर, एक बिंदु पर कहीं ना कहीं आ रहा है। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, LCM की पता करना होगा। क्या पता करना होगा, LCM का पता करना होगा, लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल करना होगा। तभी जाकर के इस प्रकार से हमको सवाल को सॉल्यूशन पा पाएंगे। देखिए क्या कहा है, उसी तरह कह रहा है कि कोई 12 किलोमीटर है 12 मिनट तक, कोई 18 मिनट तक इस मैदान में चक्कर लगाता है। तो दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय से प्रारंभ करने के बाद वह बताइए कितने समय के बाद वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाए। अगर इस तरह का सवाल दे तो आपको भी क्या करना होगा, LCM ही ज्ञात करना होगा। अर्थात 12 और 18 का आपको क्या करना पड़ेगा, LCM ज्ञात करना होगा। और जैसे ही LCM ज्ञात करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास टोटल प्रश्न जो है 1.2 भी आपका समाप्त होता है। तो बच्चों
इस वीडियो के माध्यम से आपका जो प्रश्नावली है 1.1 से लेकर के 1.2 तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सभी बच्चे बना करके नीचे में ज़रूर कमेंट करेंगे सर अच्छा है, अच्छे से समझे। ज़रूर हमको समझ में आना चाहिए कि आप मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं बच्चों आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।